देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, 36 से। तो क्वेश्चन में बोला गया कि द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ जीनोन, ठीक है, प्रेजेंट इन इक्विटोरियल पोजीशन। तो इसमें दे रखा है XCF5-1, इसका जो स्ट्रक्चर। तो देखो, आपका ये जो दे रखा है जिसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या है कि आपका जीनोन इज अ सेंट्रल एलिमेंट। तो इसके पास प्रेजेंट होंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और आपके जो मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 5। तो अपन उसमें एडिशन कर देते हैं। चार्ज कितना दिख रहा है, -1। तो उसको अपन यहाँ +1 करके ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड। एक इजी ट्रिक होती है कि किसी भी गिवन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आपको निकालने हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक ये अल्टरनेट मेथड है, बाकी आप डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस केस में अपन देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना आपका ये, और 14 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसको, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे वो आपके 7 आ जाएंगे। अब 7 में से 5 हेलोजेंस, 5 आपके फ्लोरीन अटैच है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके 5, यहाँ से 7 में से जो 5 मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे बॉन्ड पेयर। बाकी 2 क्या हो जाएंगे आपके लोन पेयर्स, ठीक है। अब 2 लोन पेयर्स आपको मिल रहे हैं, बट क्वेश्चन पूछा उसने इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस XCO5-1 का, बहुत ही आसान है। आप देखो, जीनोन के साथ 5 फ्लोरीन है, तो आप इसको अटैच कर सकते हो इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4, नाउ दिस इज 5। इनको अपन इस तरीके से अटैच करते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं पेंटागोनल। जिस ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज पेंटागोनल। तो ये पेंटागोनल। अब यहाँ पे जो आपके लोन पेयर्स जो दिख रहे हैं, भाई मैंने 5 लोन पेयर्स बना दिए, 2 लोन पेयर्स बनाने हैं, तो उनको अपन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये 180 डिग्री पे रहते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। बाकी जो आपको 5 फ्लोरीन दिख रहे हैं, 1 2 3, ये आपके एक ही प्लेन पे हैं। एक लोन पेयर्स ऊपर है, एक लोन पेयर्स आपका नीचे है। तो लोन पेयर्स जो दिख रहे हैं वो एक्सियल पोजीशन पे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो लोन पेयर्स आपको दिखेंगे, 2 लोन पेयर्स, ये आपको मिलेंगे एक्सियल पोजीशन पे। तो अगर आपके एक्सेल पोजीशन पे होंगे, तो ये एक्सेल पोजीशन पे इसलिए भी है 180 डिग्री पे, बिकॉज इनका रिपल्सन मिनिमम। तो रिपल्सन मिनिमम होने के लिए 180 डिग्री पे आपके शिफ्ट हो गए। इसकी वजह से इक्विटोरियल पे कोई भी लोन पेयर्स नहीं मिलेगा, तो आंसर विल बी 0। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप लोगों ने बिल्कुल समझा होगा। तो यहाँ पे आपका जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट ऑफ एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ FeCrO4। तो देखो, आप सभी को पता है कि क्रोमियम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों, वो कितना होता है, +6। आपको पता है Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +7, तो क्रोमियम का +6 होता है। तो अपन +6 टिक कर सकते हैं, बिकॉज क्यों कर सकते हैं, उसने बोला है ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। ऑक्सीडेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के अंदर जो क्रोमियम है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन एक्वायर करेगा। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड का जनरेशन करेगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं, एक बार इसके रिएक्शन देखते हैं, आपको थोड़ा बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा, ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या आपको दे रखा है, FeCl2O4, ठीक है। इसके साथ हमने बोला है कि भाई एल्कलाइन होना चाहिए, तो मैंने मान के चलो यहाँ पे NaOH का यूज कर दिया, एल्कलाइन मीडियम का। बाकी यहाँ से आपका ऑक्सीडेटिव भी वर्ड यूज किया है, तो मैंने ऑक्सीजन का भी यूज कर दिया। ये आपको मेन रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, अब इसका ऑक्सीडेशन तो कराना है, तो पता है कि यहाँ से क्या होने वाला, भाई सोडियम दिख रहा है, तो सोडियम क्या करेगा, आयरन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो और ये जो आयरन दिख रहा है वो आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो वैसे भी आप देखो यहाँ पे, तो आयरन क्या मिल रहा है, +2 की स्टेट में, और आपका जो Cr2O4 होगा वो -2 की स्टेट में होगा। अब ये आयरन इस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जनरली वो Fe2O3 फेज में आएगा, Fe3O4 की फेज में जाता है, लेकिन Fe2O3 के अंदर अपनी स्टेबिलिटी को शो करता है मैक्सिमम। फिर यहाँ से क्या होगा कि जो आपका CrO4 जो दिख रहा है -2, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Ne2Cr, और यहाँ से आपको मिल रहा है O4, ठीक है। आप ध्यान दो यहाँ से, तो Ne2CrO4 आपको यहाँ से प्रोड्यूस हो गया।
अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना क्रोमिक आएगा। वैसे यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपका रिलीज होगा, वो उसको भी ध्यान देना। एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि FeCrO4 अगर हम NaOH के साथ सपोज यूज कर रहे हैं तो उस केस में रिएक्शन होकर आपका ये कंपाउंड यहाँ जनरेट होगा। अब जरा देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे क्रोमियम का, इस क्रोमियम का। तो सोडियम कितना है, 2 × 1 हो गया, प्लस क्रोमियम की बच्चों बात करी जाए तो वो X हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4, यहाँ से आपका -2, होल चार्ज आपका 0, तो ये आपका -8 हो गया, यहाँ से उधर जाएगा तो +8, ये आपका यहाँ से +2 हो गया। तो आपका यहाँ से x = +8 - 2 कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी 6 निकल के आ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 6। आप ये बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। FeCrO4 के साथ अगर हम एल्काइल मीडियम को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करा रहे हैं, तो उस केस में आपका जो Cr2O4 है, ये जो एनाइन आपको दिख रहा है, ये कन्वर्ट होगा आपके CrO4 +2 के अंदर, -2 के अंदर। ये सोडियम तो +2 में आ जाएगा, है ना। आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 सोडियम +1, होल चार्ज आपको +2 मिल जाएगा। तो ये बाकी जो सेक्शन दिख रहा है क्रोमियम वाला, ये हो जाएगा CrO4 -2 की स्टेट। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका था, तो सभी को समझ में आया। तो इसका आपका सही ऑप्शन कितना हो जाएगा, +6 इज द राइट ऑप्शन। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यस, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 34 एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है, इसकी लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी लिखी गई है, तो उस पर हमें इतना ध्यान नहीं देना, हमें प्रोसेस को पढ़ना है। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में फॉर द हाइड्रोजन, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बोला है कि एक सैंपल है आपका हाइड्रोजन एटम का, containing all the atoms is same in some excited state is irradiated with the wavelength of with the light of wavelength। जो भी आपकी रेडिएशंस हो रही है वो आपकी लाइट वेवलेंथ जो है, लाइट की वेवलेंथ है उसके हिसाब से हो रही है। एंड एटम्स गेट्स रीएक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए। देखो प्रोसेस क्या है कि भाई सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी n = 1, इट इज ए ग्राउंड स्टेट, n = 2, n = 3 एंड n = 4। तो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एनर्जी इसको मिली। एनर्जी कैसे बच्चों मिली कि बाहर से फोटोन आया कोई, E = H का। आप ध्यान से समझो, बात समझ में आएगी। ये फोटोन आया, ये फोटोन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स पड़ा था, इसको एनर्जी मिली, और मिलते ही कहाँ गया बेटा, आपके हाई एनर्जी स्टेट के अंदर मूव कर गया। अब हाई एनर्जी स्टेट आपको पता है अनस्टेबल होती है, तो वापस से वो आपका क्या करेगा, इमिशन करेगा, वापस से वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर मूव करेगा। जब वो वापस आ रहा होगा तो बहुत सारी स्टेट से डिफाइन किया जाएगा भाई। आप देखो वो n = 4 से 3, देन 2, देन 1, तो डिफरेंट यहाँ पे रेडिएशंस क्रिएट होने वाली हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, कैसे होगा आप उसको भी मैं समझाता हूँ। कि भाई 4 से एक बार 1 पे आ जाए तो उसका जो वेवलेंथ होगा, जो म्यू होगा वो अलग होगा। उसके बाद 4 से 2 पे आ जाए, है ना, और उसके बाद आपका 4 से 3 पे आ जाए, तो फिर उसके बाद एक तो ये बेसिक पार्ट मिलेगा कि 4 से 1 पे आए तो एक वेवलेंथ वो हो जाएगा। 4 से 2 पे गया, देन 4 से 3 पे गया, दो आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपका 3 पे आ जाता है, सपोज n = 3 पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको आता है, तो फिर वो अलग एक्साइटेड स्टेट शो करेगा भाई। 3 से 2 पे आ गया, 3 से आपका डायरेक्ट 1 पे आ गया, फिर सपोज 2 पे आए तो 2 से सीधा 1 पे आ जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के इमिशन स्पेक्ट्रम जनरेट होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो डिफरेंट टाइप के इमिशन स्पेक्ट्रम जनरेट, उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं। एंड एटम्स गेट एक्साइटेड टू फर्दर हाई एनर्जी स्टेट ऑन द रिमूविंग द लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स को उसने हटा दिया, ये फोटोन की एनर्जी को उसने रिमूव कर दिया। then atoms de-excited to ground state and the emission of radiation, फिर से emission हुआ। the emission spectrum thus obtained consist of 10 spectral lines, very important, यहाँ पे है 10 spectral lines। out of these 10 spectral lines 7 lines have wavelength smaller, और वो बोल रहा है उसके बाद कि जो 2 lines आपको मिलेंगी उनकी वेवलेंथ होगी लॉन्गर। देन बोला है द ऑर्बिट्स नंबर फॉर द इनिशियल एक्साइटेड स्टेट। जो स्टार्टिंग वाला केस था यहाँ पे, वो इनिशियल एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जनरेट कैसे होंगी। तो 10 जनरेट होने के लिए आपको पता है यहाँ पे कि भाई बेसिकली 5 आपके यहाँ पे एनर्जी स्टेट डिफाइन हो, कि भाई ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपका हो गया n = 1, ये n = 2 हो गया, ये n = 3 हो गया, n = 4 हो गया, n = 5।
हम चेक करते हैं, वैसे तो आसान सा तरीका है निकालने का, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो एक बार तो 5 से आपका कितना 1 पे आ जाए डायरेक्ट, एक तो ये हो गया। फिर क्या होना चाहिए कि भाई 5 से आपका यहाँ पे 2 पे डिफाइन, ये डिफरेंट टाइप के इमिशन स्पेक्ट्रम्स हैं। देन 5 से आपका 4 पे आ जाए, ठीक है। अब इस तरीके से 5 से 3 एंड 5 से 4, एक तो ये पैटर्न हो जाएगा। दूसरा पैटर्न क्या होगा, आप ध्यान से समझो कि भाई 4 से आपका कहाँ पे आ जाए 1 पे, देन 4 से आपका 2 पे आ जाए, 4 से 3 पे आ जाए। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो देखो आपका 3 से कहाँ पे आपका 1 पे आ जाए, देन 3 से 2 पे आ जाए, देन 2 से आपका 1 पे। तो आप देखो मुझे निकालना है 10 स्पेक्ट्रल लाइंस, ये जो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, वो हमें निकालनी पड़ेंगी। तो उनको निकालने के लिए आप जरा चेक करो यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जरा काउंट तो करो एक बार। काउंट करेंगे तो यहाँ से आपको 10 इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल, ये तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सुनना ध्यान से, इसमें से बोल रहा है कि 10 स्पेक्ट्रल लाइंस में से, इन 10 स्पेक्ट्रल लाइंस में से 7 जो लाइंस है उनकी वेवलेंथ क्या है, स्मॉलर है। और फिर बोल रहा है कि यहाँ पे ओनली 2 लाइंस है वेवलेंथ लॉन्गर। तो टोटल कितने यहाँ पे होंगे, आपको पता चल रहा है कि 7 तो आपकी ये हो गई। अब 7 के साथ वो 2 बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बची हुई स्पेक्ट्रल लाइंस होगी। भाई 7 + 2 कितना होगा, 9 होगा। एक स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी अभी भी बची हुई है। तो जो 1 स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी जो वेवलेंथ होगी वो लाइट की वेवलेंथ है क्या होगी, लगभग बराबर होगी। और फिर या तो ये भी बोल रहा है, या तो फिर ये भी बोल रहा है कि बाकी जो आपकी 7 है उनकी बराबर की वेवलेंथ है, और जो 2 वेवलेंथ है उनकी वेवलेंथ की वैल्यू कहीं आपकी अधिक आ रही है। तो वो बेसिक पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका जो ऑर्बिट नंबर है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आपका बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक क्या होता है कि भाई 10 तो आपका टोटल निकला इज इक्वल टू, ये जो बात दे रखी है यहाँ से कि भाई ये आपका जितना वेवलेंथ ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो हम उस पे, तो इसमें देखो बेसिक क्या है, इनिशियली आपका जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, आपकी थर्ड के अंदर। उसको हमने कैसे निकाला है आप समझना। तो जब हम हाई एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो हाई एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर शिफ्ट किया, देन आपके अपर लेवल से नीचे की तरफ शिफ्ट किया हाई एनर्जी लेवल से, तो वहां पे इमिशन स्पेक्ट्रम आपके डिफाइन होंगे। अब इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर जहां पे गैप क्रिएट होगा, मैं बोला हूं ना 7 की बराबर है, तो 7 तो वो कंटिन्यूअस आपकी डिफाइन हो जाएंगे। 7 तो कंटिन्यूअस, देन 7 के बाद जो एर्थ आएगी, एर्थ के बाद जो 9th आएगी और जो 10th आएगी। और वैसे भी पता है हम जितने ग्राउंड स्टेट के क्लोज रहते हैं वहां पे आपकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ देखने को मिलती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? भाई E = क्या होता है, एच नहीं होता है, एनर्जी कम होती है लोअर वालों की। देन उसके बाद अब जो क्लोज्ड आपकी जो आपके क्लोज्ड डिविजन होते हैं वहां पे आपकी जो वेवलेंथ आती है वो लॉन्गर होती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ मतलब जहां पे एक क्रॉस, मतलब 7 तो साइड निकल दो, 7 के बाद जो किसने गैप छोड़ा है ना 1 का, तो वहां से काउंट करना पड़ेगा आपको। तो वो आपकी 7 के बाद एक 8th, देन 9, देन आपकी 10th जो नीचे वाली होंगी। तो 2 तो आपकी ये हो गई लॉन्गर वाली, हम आसान तरीके से निकालते हैं। 2 ये हो गई और एक आपकी ये हो गई, तो आपको टोटल 3 मिल रही है। तो 3 जो एक्साइटेशन है, जो मतलब बेसिक में बात कर रहा हूँ कि 3 ही आपको रेडिएशन मिल रहे हैं। अब 3 रेडिएशन की अगर बात करें तो NH = 1, NH = 2, NH = 3। तो 3 से आपका देखो 1 पे आ जाए, देन उसके बाद हम यहाँ से बात करें तो आपका 3 से 2 पे आ जाए, देन आपका 2 से 1 पे हो जाए। तो टोटल रेडिएशन से आपको यही 3 मिल रही है जिनकी वेवलेंथ सबसे अधिक है। और यही 3 रेडिएशन का मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ऑर्बिट में डिफाइन होगा। ऑर्बिट का मतलब यहाँ से हम जो बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर कितना आएगा, 3 इज द राइट आंसर। जहां से गैप क्रिएट हुआ है वहीं से काउंट करना है नेक्स्ट वेवलेंथ को, नेक्स्ट रेडिएशन को। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका ये था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी अपने आप में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे। 33 में देखो क्या पूछा गया है कि ए 2 लीटर फ्लास्क इनिशियली कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ECO and H2O। ये क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम से पूछा गया है, ठीक है। तो अब ये अगर इक्विलिब्रियम से पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो आपका प्रोसेस है उसमें हम डिसोसिएशन जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैंने कई बार डिस्कस भी किया है इक्विलिब्रियम के अंदर कि आपका जो डिसोसिएशन है वो किस तरीके से होगा। तो पहले तो CO दे रखा है, देन आपका H2 है, देन CO2 है, देन H2, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार रीड कर लेते हैं कि टोटल जो वॉल्यूम है कंटेनर का, एक्टिव मास वगैरह निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वॉल्यूम, 2 लीटर का है। फिर इनिशियली बोला है कि CO के मोल्स आपके 1 है, वाटर के भी मोल्स 1 है, जो आपके ये दे रखे हैं, दोनों के मोल्स 1 और 1 है। तो ये कितना होगा, 0 0 होगा टी।
अब टी इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, मान लो आपका 1 - x होगा, तो ये भी 1 - x होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x होगा, रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है। उसका उसने केसी बोला है 9। अब केसी निकालने के लिए आपको बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए कि मैं बी से डिवाइड करूंगा, यहाँ से बी से डिवाइड करूंगा, यहाँ से बी से डिवाइड करूंगा। अब केसी इक्वल टू होता क्या है, तो केसी में आपको पता है कि भाई H2 का कॉन्सेंट्रेशन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई CO कॉन्सेंट्रेशन H2 कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो आपको इधर जो वैल्यू मिलेगी कुछ एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगी और केसी की वैल्यू 9 है। इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वो एक टर्म मिलेगा एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपको टर्म यहाँ से देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? देखो जरा एक बार मैंने लिखा CO प्लस H2, ठीक है, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल। मैंने बच्चों लिखा कि भाई टी इक्वल टू 0 पे कितना है, ऑब्वियसली 1/1 दे रखा था, ये आपके दोनों 0 0। ठीक है, लिखना हम सीखते हैं। टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 1 में से x बाहर गया, यहाँ से भी 1 में से x बाहर चला जाएगा, तो x आपका यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिल्कुल। और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका 1, ये 1 आपको दे रखा है, तो अपन केसी निकाल सकते हैं आराम से। तो केसी इक्वल टू हो जाएगा सीधा, भाई बी तो कैंसिल ही हो जाएगा, बी स्क्वायर हटा दो इसको, क्योंकि बी नीचे इधर भी आएगा, बी नीचे एक्टिव मास आएगा, बी यहाँ पे एक्टिव मास निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है। तो ऊपर भी आपको मिलेगा एक्स वाई बी इंटू एक्स वाई बी, नीचे मिलेगा 1 - x डिवाइड बाई बी इंटू 1 - x डिवाइड, तो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसको हटा दो सीधा। x इंटू एक्स मिलेगा ऊपर, नीचे मिलेगा 1 - x और यहाँ पे मिलेगा 1 - x। बिल्कुल आसान है, ये बन गया एक्स स्क्वायर, नीचे आपको 1 - x का होल स्क्वायर। केसी की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 9 थी, जरा आप याद करो। तो इक्वल टू मैं 9 यहाँ से लिख सकता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ये टोटल आपका होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। तो आपको तो कोई वैल्यू क्या मिलेगी, x डिवाइड बाई 1 - x इक्वल टू 3। बिल्कुल आसान है कि नहीं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन यहाँ से, तो ये मिल जाएगा x इक्वल टू 3 - 3x। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है? अब 3x को ना इधर लेके आ जाओ -3, तो ये 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू 3। आप देखो तो x की वैल्यू आपकी बन रही है 3/4, और 3/4 को अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 0.75। तो व्हाट 0.75? 0.75 वो है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो डिसोसिएट हुए हैं एट इक्विलिब्रियम। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। बिल्कुल आसान है कि नहीं? अब उस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट लैंग्वेज को आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां पे वो कह रहा है डबल के बारे में। भाई जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मैंने एक्स निकाल लिया, मैं एक बार इसको फिर से रीड करता हूँ, आप ध्यान दो। एक बात तो हमने सॉल्व कर लिया, एक्स को निकाल लिया, अगली पॉइंट क्या है उसमें, फिर वो वहां से बोल रहे हैं, यहाँ से ध्यान दो। नाउ द फ्लास्क वाज कनेक्टेड टू अनदर फ्लास्क, दूसरे फ्लास्क से जोड़ दिया गया है, कनेक्शन किया गया है और कुछ नहीं। और उसने बोला है कि कुछ CO2 गैस उसमें और डाल दी गई है, तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया गया है और कुछ भी नहीं। लेकिन टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है भाई, मीन्स ऑफ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं। देन द इक्विलिब्रियम वाज रिस्टोर्ड, फिर से इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। देन बोला मोल्स ऑफ CO वाज फाउंड टू बी डबल, लेकिन एक बात ये हुई है कि कहीं ना कहीं CO के जो मोल्स हैं वो आपके डबल हो गए हैं एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम। देन डिटरमाइन CO2 फ्लास्क इन द लीटर, ये उसने पूछा है। तो आप मेरी बात समझ रहे हो कि यहाँ से अपन ने x की वैल्यू तो निकाली थी, अब बाकी कैलकुलेशन देखो, मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो जब मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो रिएक्शन आपको वही है कि भाई CO प्लस H2O, ये कहीं ना कहीं आपसे जो बन रहा है CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। अरे बस सभी को बात समझ में आ रही है? अब इसमें से मैं बोलूँ कि भाई x की वैल्यू तो मुझे पता चल गई थी, वो कितनी थी 0.75। तो नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, ये डबल हो गया, मैंने बोला ना CO डबल हो गया, क्वेश्चन बोला गया है, तो मैं बोलूंगा 2 इंटू कितना, 0 पॉइंट कितना होगा आप बताओ जरा भाई। 1 में से पहले ये माइनस करो, पहली रिएक्शन में आपको 1 - x दिख रहा है ना इक्विलिब्रियम पे, तो 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25 आएगा। तो 0.25 मोल्स में आपको कितना है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो इसके मोल्स कितने हो गए भाई, ये आपके 0.50। तो इसके अगर इतने होंगे तो इसके भी यही आपको मिलेंगे 0.50। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कितना मिलेगा, तो वही इक्विलिब्रियम को फॉलो करो, तो यहाँ से 0.75, लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट ऐड किया गया है तो उसको लिखा मैंने बाई, और बाकी यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल से एज इट इज 0.75। ये जो टर्म लिखा है, कि आपको ये बात समझ में आई कि मैंने कैसे लिखा है? भाई रिएक्टेंट के टर्म तो आपको यही हो जाएंगे, बस प्रोडक्ट में बाई बढ़ गया है, कितना अमाउंट बढ़ा है वो नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने उसको ऐसे लिख दिया। वाटर मॉलिक्यूल में कोई एडिशन हुआ नहीं तो वो आपको ये मिल गया। अब जरा सॉल्व कर लो पहले के साथ। देखो
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता है बच्चों, आप मेरी बात समझ रहे हो। आप किसी भी चीज को ऐड कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, इक्विलिब्रियम अगर फिर से आ जाता है तो उस केस में केसी नहीं बदलेगा यहाँ पे, तो केसी की वैल्यू 9 रहेगी, इज इक्वल टू, अब जरा सॉल्व करो। तो 0.75 प्लस बाई मल्टीप्लाई, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो 0.75 डिवाइड बाई, नीचे आ जाओ तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 0.5, फिर से मल्टीप्लीकेशन 0.5। जल्दी से इसको सॉल्व करो, बाई की वैल्यू निकालनी है, आप मेरी बात समझ रहे हो। कितना CO2 डाला गया है, यही तो पूछा गया उसने क्वेश्चन में, यही निकालना है, जरा आप इसको सॉल्व करो। तो 0.5 से ऐसे कैंसिल कर दो आप, तो 15 मतलब 1.5 समथिंग कुछ तो आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0.5 से, फिर तो ये डेसिमल बाहर निकाल दो, 3 के समथिंग आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि ये 3 है और इधर आपको 9 दिख रहा है, तो जरा इसको देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 इक्वल टू 0.75 प्लस बाई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ बच्चों, ये ऊपर आएगा ना 3, तो नीचे पहुंचा देंगे इसको, ये से कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, बाकी टर्म आपको ये बन गया, तो ये आपको देखने को मिलेगा। जरा बाई की वैल्यू तो निकालो जल्दी से, बाई इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 0.75, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी 2.25 लीटर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। तो ये वैल्यू आपकी बाई की पूछी गई है। तो आपका जो पेपर था उसके अंदर जो आपको आंसर की बात करें तो आंसर की में इसका जो आंसर था वो 1 पॉइंट कितना दे रखा है, आंसर की में आपको 4 दे रखा है आई थिंक, जरा आप चेक करना, ये 4 इसका नहीं आएगा, इसका आंसर अगर हम बात करेंगे तो 2 के अराउंड बैठेगा, ठीक है। ये आपका 2.25, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका 2.5 से भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका 2 आना चाहिए। लेकिन अगर रिजल्टेंट की बात करें, उसने डबल भी बोला है ना, तो डबल बोलने का मतलब क्या, वो 2 से मल्टीप्लाई फिर कर देना, तो हम बोल सकते हैं एक बार कि भाई अगर रिजल्ट, अगर टोटल की बात करें CO2 की, टोटल CO2 कितना बैठेगा मुझे बताओ, तो ये हो जाएगा 2.25 प्लस करेंगे 0.75, जरा बताओ मुझे कितना आंसर होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 7 टू 9 और 1 आपका 10, ये 0 फिर से हो गया, इधर 1 तो ये 3, तो 3 के अराउंड आपका मैक्सिमम आंसर बन सकता है, 4 तो नहीं आएगा, तो इसमें कुछ एरर था, ठीक है, वो आप एक बार देख लेना। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कैसे अपन ने सॉल्व किया। यस, सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान दो, मैं सारी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहो, कुछ दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इसमें बोला है कि टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच ओबी द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि व्हेन इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ ए एंड बी डिस्टिल्ड देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी व्हेन द मिक्सचर्स हैव ए सिंगल बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ध्यान देना कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो जनरली ना समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को, वो सोचते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, कुछ डिफिकल्ट सा लग रहा है। मैं आपको देखो रिपीट करता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको जो टोटल प्रेशर दे रखा है ना यहाँ पे PT, ये जो हम टोटल प्रेशर हम लोग जो पढ़ते हैं ना सोल्यूशन चैप्टर, वहीं से लिया गया है। तो इसमें लिखने का तरीका है कि आपको ये P0 दे दिया, देन आपको फिर से यहाँ से मल्टीप्लाई करके x भी दे दिया गया, देन आपका x, एक ही जनरल आपको क्या इक्वेशन दे रखी है, ये जनरल आपको यहाँ से इक्वेशन दे रखी है, हम इसी इक्वेशन से ही सबको सॉल्व करेंगे, बट लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, ध्यान देना। यहाँ पे जब उसने बोला है कि भाई दो आपके लिक्विड हैं A और B, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सही। फिर वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट मिक्सचर्स को मैंने यहाँ पे डिस्टिल किया है, देन मोल फ्रैक्शन B के बारे में पूछा गया है और आपका सिंगल बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान दो, यहाँ पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला केस है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं टोटल प्रेशर को डिफरेंशिएट करता हूं आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लेके, मान लो आपका ये यहाँ पे कंपोनेंट B है, तो वहां पे आपका जो इसका डिफरेंशिएशन टर्म आता है वो 0 आता है, बिकॉज नॉन नॉन आइडियल है। जब नॉन आइडियल है तो कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं dpt डिवाइड बाई dxb दैट इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो ये बात आप ध्यान रखना, एक मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, नॉन आइडियल वाले केस में आपको ये लिखना है dpt डिवाइड बाई dxb इक्वल टू 0। अब जरा इसका डिफरेंशिएशन यहां से आप कर दो पूरे टर्म का, बिकॉज ये देखो xb में है, अब ध्यान दो ये xb में है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी xb में मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, बिल्कुल। तो अब इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है xb के टर्म में टोटल आपको प्रेशर का, बस और कुछ नहीं करना, आंसर आपको यहीं से बैठ जाएगा। जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा, ये तो खत्म हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ से आपको मिल रहा है 3, देन ब्रैकेट में आपका PB नॉट, देन माइनस में PA नॉट,
और एक्स भी तो यहाँ से खत्म, वो 1 बन जाएगा। माइनस में यहाँ से आपका ये कितना स्क्वायर दिख रहा है इधर, तो वो आपका उधर 2 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में आपका वही पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और यहाँ से आपका एक्स बी दैट इज इक्वल टू 0। बस ये एक नई इक्वेशन आपकी जनरेट होगी। अब इसको इक्वेट कर लो, तो यहाँ से एक्स बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 3/4। आप जरा अगर कंपेयर करोगे, यहाँ से आप जरा इक्वेट करोगे इन दोनों टर्म को, तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/4। एक्स भी 3/4 आ गया, तो एक्स से कितना आएगा, वो 1 में से माइनस कर दो एक्स बी को, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 1/4 आपको मिल जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो बस क्वेश्चन उसने वही पूछा है कि यहाँ पे आपका जो व्हेन द मिक्सचर्स विल हैव सिंगल बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, तो बी का मोल फ्रैक्शन 3/4 है, ए का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/4 आएगा, और मोल्स भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपका सॉल्व किया जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कैसे करना है? अगर इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करी जाए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 31 में जो वो बात कर रहा है, वो बात कर रहे हैं कि बेटा एसिटल्स कितने बनेंगे। तो आपको पता है ना कि एसिटल्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड आपने पढ़े होंगे इस तरीके से, CH3 देन कार्बन डबल बॉन्ड हो, मैंने एल्डिहाइड ले लिया, इसके सामने अपन अल्कोहल यूज करते हैं, आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे C2H5OH को यूज किया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग HCl यूज करते हैं गैसियस फेज के अंदर, फ्यूज में HCl यूज करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करेगा, यहाँ से वाटर, यहाँ से जो आपका ये ऑक्सीजन, आप बात समझ रहे हो, यहाँ से जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा उसमें वो क्या मिलेगा, वो होगा कार्बन के साथ एसिटल में CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बन जाएगा OH, देन यहाँ से आपका ऑक्सीजन के साथ C2H5। आप बिल्कुल बात को समझो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से क्या हुआ कि भाई ये जो C2H5 के साथ आपको सेक्शन दे रखा है, ये सेक्शन दे रखा है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन तो आपका बाहर जाएगा, दो बैलेंसी यहाँ क्रिएट होगी। अब ये ऑक्सीजन को आप रिलीज कर भी सकते हो, नहीं भी करो, बिकॉज अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ से H+N आके आपको अटैक करेगा, ये पाई ऊपर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो तो OH बन जाएगा, तो वो आपको यहाँ मिल गया। आप बिल्कुल समझो। या फिर आप ऐसा समझो कि यहाँ से ये H+N जाके यहाँ अटैक करेगा, O C2H5 जाके यहाँ अटैक कर देगा, तो ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल बात समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। यस, ये तो आपका यहाँ से हेमी एसिटल हो गया, दिस इज हेमी एसिटल। अब फिर से आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, C2H5OH के साथ आपको HCl, तो यहाँ से आपका जो H+ आयन है उसको आप फिर से वही फॉलो करना। तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, OH सेक्शन, H+ आयन यहाँ से और OH वहां से, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, O C2H5 जाके यहाँ अटैक कर देगा, तो अब बनेगा एसिटल। तो यहाँ से आपका ये CH3, यहाँ से हाइड्रोजन, ये आपका O C2H5, यहाँ से O C2H5। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से कैसे हमारा आंसर बने। तो बोल रहा है कि भाई ये एक रिएक्टेंट दे रखा है जिसमें एक OH है, दो OH है, तीन OH है, तीन OH है, और यहाँ पे अटैक करने के ना दो तरीके होते हैं। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हो एसिटल्स के बारे में, तो वहां भी ये बात बताई जाती है कि इसका जो अटैक है, आपके जो एल्कोहल्स हैं, उसने बोला कि एसिटल्डिहाइड सामने दे रखा है, ठीक है। तो हाउ मेनी एसिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का मतलब ये है कि CH3 C डबल बॉन्ड देन H, ये दे रखा है, इज ट्रीटेड विद ये। अब आपको पता है कि यहाँ से कितने अल्कोहल हैं, 1 2 3। एक तो इनका फ्रंट अटैक होगा, दो चांस होते हैं, एक इनका बैक अटैक होगा। तो फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक करके, एक तो 3 सामने दिख रहे हैं, उसका बैक अटैक करेगा तो फिर से 3 जनरेट करेगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सीधा आपका 6। तो 6 इज द राइट आंसर, इसलिए 6 आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बैठे। बिल्कुल बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तो आपका बिल्कुल फैक्ट एकदम है, इसमें आपको ग्राफ सिर्फ ध्यान रखने पड़ेंगे कि हमारा कौन सा ग्राफ किस तरीके से आपका सरफेस केमिस्ट्री में करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर पूछा कि कौन सा ग्राफ आपके एडजॉर्प्शन का करेक्ट होगा। तो इसने बोला कि फिजियो एडजॉर्प्शन, तो फिजियो एडजॉर्प्शन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है और डिस्टेंस आपकी ये है। तो जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पता है कि स्टार्टिंग में इनिशियली एटम्स की काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम, आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम ही होती है। तो जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा तो डिस्टेंस के हिसाब से क्या होगा कि ग्राफ कुछ यूं आता है, ये इसके ग्राफ ना बिल्कुल रेगुलर ग्राफ होते हैं, और यहाँ पे जाके पैरेलल हो जाएगा, टच नहीं करेगा, कि जो आपको एक्स एक्सिस इसको टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल में आपका शिफ्ट हो जाएगा, फिर कोई चेंज नहीं होने वाला। ये जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, ये बिल्कुल सही है, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही जाता है, ठीक है। ये फिजियोट्स ऑप्शन ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड आपकी बात करते हैं डिसोसिएट कीमो एडजॉर्प्शन। अगर कोई कीमो एडजॉर्प्शन हो रहा है तो प्रोसेस तो ऊपर से स्टार्ट होगा,
बट ये एक बार क्या होता है कि आपका नीचे की तरफ क्या होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों का सेम ग्राफ होता है, बट ये नीचे जाके ये पैरेलल नहीं होगा, ये क्रॉस कर जाएगा एक्स को और फिर से ऊपर जाके अब पैरेलल होगा, अब कांस्टेंट होगा, ये जाके यहाँ कांस्टेंट होता है और ये आपका नीचे ही कांस्टेंट रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसमें से ए ग्राफ सही है, बी ग्राफ सही है, बाकी तो ये आपको उल्टी बना के दे दिए गए हैं, तो सीधा आपका आंसर था इसमें ए और बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल बात समझ में आ गई? ए और बी आपका सीधा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। नाउ इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग चलते हैं। ग्राफ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ग्राफिकल भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी बिल्कुल फैक्ट था इसमें भी, तो इसको जरा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कैसे करना। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में वैसे तो कोई डिफिकल्टी है नहीं है, अगर आप यहाँ पे आपने सॉलिड स्टेट के बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने वो पढ़े हैं तो आप बना लोगे। यहाँ से कुछ नहीं करना है, इनके जो डायग्राम्स हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको सही ढंग से ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो चलो एक बार मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। ध्यान दो, पहले उसने बोला कि एक क्रिस्टलाइन सैंपल आपका है, क्यूबिक है, एफसीसी है, बीसीसी है, रेडियस उसकी बोली है ए, कोई एटम उसकी आर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, वो बोला कि नो चेंज ऑफ रेडियस आपको ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल्स। पहला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन टचिंग स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक, क्या आपका अंडर रूट 8 आर होता है। आप बताओ जरा भाई, अगर आप मैं सिंपल क्यूबिक की अगर बात करूं तो सिंपल क्यूबिक का बेसिक मतलब क्या है? मैं सिंपल क्यूबिक को अगर एक्सप्लेन करूं तो आप बोलोगे सर वहां तो सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक में एटम्स तो सिर्फ कॉर्नर्स पे आपको मिलेंगे। अब इसमें आप उसने बोल रहा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है ना टू नॉन टचिंग स्फीयर की, तो नॉन टचिंग स्फीयर की आपकी डिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल डी। अब स्मॉल डी पता है कि भाई ये डिस्टेंस होती है, तो वो आपको स्मॉल डी मिल जाएगी। अब क्या होगा भाई, जो स्मॉल डी है दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 2 × r, हम हमेशा पढ़ते हैं दैट इज इक्वल टू ए, और ए यहाँ पे क्या है, हम उससे बोल सकते हैं दिस इज द एज लेंथ। अरे बात समझ में आ रही है? तो 2r आपको मिल रही है, लेकिन बोल रहा है कि टू नॉन टचिंग स्फीयर उनकी आपकी क्या अंडर रूट 8r है। तो देखो ये इसको टच करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एटम इनको टच नहीं करेगा, ये बाकी एटम्स अपन टच करते हैं, ये जो आपके डायगोनली है वो एटम टच नहीं करते हैं, तो मैं डायगोनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं बात कर रहा हूँ? ये जो बात कर रहे हैं एज लेंथ है, एक एज को लेके बात कर, तो वहां तो एटम्स टच करते हैं ना एक दूसरे को, तो उनकी बात नहीं कर रहा, ये उनकी बात कर रहा है जो आपकी बॉडी डायगोनल्स में है। तो बॉडी डायगोनल्स की अगर बात करी जाए तो वहां पे आपकी जो वैल्यू है 2 √2 हम डिफाइन कर सकते हैं, वो निकलती भी है जनरली, आपको पता ही है। तो ये जो ए ऑप्शन है वो तो आपका ठीक है। सेकंड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन टचिंग स्फीयर इन एफसीसी यूनिट सेल एंड सिंपल क्यूबिक इज सेम, क्या दोनों वैल्यू आपकी सेम होती है? बताओ जरा। नॉन टचिंग की बात करी जा रही है, तो नॉन टचिंग वाली तो बच्चों पता है कि आपको बॉडी डायगोनल्स को ही पकड़ना है, तो वो तो वैल्यूज आपकी सेम ही आएंगी। फिर बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन टचिंग स्फीयर इन बीसीसी यूनिट सेल इज लेस देन, ये बोला गया है एफसीसी से, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी एफसीसी से कम होती है बीसीसी की? तो देखो आप निकाल लेते हैं यहाँ से, बीसीसी की बात करी जाए तो आपका बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो आपका एक बॉडी के सेंटर पे, बाकी एटम्स आपको मिलेंगे कॉर्नर्स पे, यही बिल्कुल प्रोसेस होगा। और इसमें हम जो वैल्यू निकालते हैं, अगर बॉडी सेंटर्स को पकड़ते हैं तो यहाँ से निकलता है 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a। अगर आपको याद होगा ये रिलेशन बहुत ही आसान है, रेडियस और आपकी एज लेंथ का, रेडियस और एज लेंथ का। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपका देखो अंडर रूट 3 है, तो मैं अगर वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से r के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r इक्वल टू अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 2। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इधर ले जाता हूँ, तो 2r इक्वल टू अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जब हम डिस्टेंस की बात करें तो वो तो होती है आपकी 2r, तो 2r की वैल्यू सामने दिख रही है, तो ये आती है आपकी अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 2। तो ये आपको वैल्यू मिल जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई? 2r का मतलब डी डिस्टेंस, और वो आपकी आती है अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 2। ये किसकी बात हुई? बीसीसी की। अब बात कर लो यहाँ से एफसीसी को लेकर, तो एफसीसी में वैल्यू कितनी आती है? आपको रिलेशन पता होगा एफसीसी के अंदर 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a होता है। बिल्कुल सही है, एफसीसी का होता है, ये बीसीसी का होता है अंडर रूट 3a वाला। अब यहाँ से आप लिख लो, तो 2r इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2r इक्वल टू 2a डिवाइड बाई, मैं 2 लिखूंगा तो नीचे आपका अंडर रूट 2a नीचे आ जाएगा, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 2 मिल जाएगा, मतलब a बाई अंडर रूट 2।
तो 2r इज इक्वल टू a डिवाइड बाई √2 मिलेगा। बिल्कुल बात समझ में आई। 2r का मतलब क्या होता है d, तो d इज इक्वल टू आ गया a बाई √2। क्या दोनों वैल्यूज बराबर हैं? तो यही बराबर नहीं हो रही है, आप देखो ये वैल्यूज बराबर नहीं हो रही है ना। अब इसमें से बड़ी और छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो बड़ी और छोटी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये सामने आपको दे रखे a बाई √2, यहाँ से √3a डिवाइड बाई 2 में आपको दिख रहा है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो ये जो सी स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, सही होगा। डी स्टेटमेंट में वॉइड के बारे में बात किया गया, तो वॉइड तो आपको पता है कि भाई जो एफसीसी है, एफसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन, जो पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की आती है वो 74% होती है एफसीसी की। बीसीसी की अगर बात करी जाए तो वो 68% का राउंड आती है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो 52% होती है, ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन है। और वॉइड स्पेस की बात करी जाए, सबसे अधिक वॉइड कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे 1 माइनस कर देते हैं ना, तो सबसे ज्यादा वॉइड यहाँ पे। तो वॉइड का स्पेस सीक्वेंस क्या होगा, सबसे अधिक वॉइड कहाँ पे, सिंपल क्यूबिक में, उससे कम बीसीसी में, सबसे कम वॉइड होगा आपके एफसीसी में। ये आपके वॉइड स्पेस का अरेंजमेंट है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप देख ही रहे हो कि सबसे ज्यादा आपको जो वॉइड स्पेस है बीसीसी का, वो ऑब्वियसली अधिक है किससे, एफसीसी से। तो वही उसने नीचे लिखा है देखो कि वॉइड स्पेस ऑफ बीसीसी इज ग्रेटर देन एफसीसी। हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, इसमें आपका एबीसीडी इज करेक्ट। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? यस, नाउ इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आप जरा ध्यान से समझेंगे इसे। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि बेटा जेड एक्सिस एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और बोल रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन आर अलाउड बीएमओ और एबीएमओ। बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और एबीएमओ का मतलब क्या, एंटी बॉन्डिंग, जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव आपका इंटरफेरेंस आपको डिफाइन किया था, जो वेवलेंथ्स आपकी रहती हैं। ठीक है, हाँ, अब ध्यान दो। तो इसका हमें कैसे डिफाइन करना है, तो आपको एक दे रखा है एस और पीजेड के साथ दे रखा है, तो हमें इनको ड्रॉ करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आप ध्यान से समझना है इसे ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया है जेड एक्सिस, और ये लिया मैंने सपोज वाई एक्सिस। आप समझने की कोशिश कर रहे हो। पहला उसने बोला है बेटा एस के साथ पी जेड। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, समझ में आएगा। मैं जब बेटा एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो न्यूक्लियस तो यहाँ पे हो गया, इधर पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव। आप मेरी बात समझ रहे हो? या फिर आपका यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस ऑर्बिटल जो मैं बना रहा हूँ। मैं पीजेड की बात करूं तो पी में क्या होता है, जैसे मैंने मैंने पीएक्स बोलूं तो पीएक्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पीएक्स में क्या होता है कि एक तरफ पॉजिटिव होगा तो एक तरफ नेगेटिव होता है, या अगर आपका इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव तो इधर आपका नेगेटिव होगा। ये रिप्रेजेंटेशन पी का होता है। लेकिन डी वालों में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे डी मैंने ये बना दिया एक, तो अगर आपका यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव। ये डी का रिप्रेजेंटेशन होता है, आपको पता है, बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं देखो बात करता हूँ। उसने बोला है कि भाई जेड आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और लीनियर कॉम्बिनेशन आपको कराना है। चाहे बीएमओ की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन मैं बोलूं, एक बार क्वेश्चन इसके बीएमओ में पूछा गया है कि चारों गिवन ऑर्बिटल्स में कौन सा ऑर्बिटल ऐसे हैं जो बीएमओ को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, पॉजिटिव की ओवरलैपिंग पॉजिटिव से हो, नेगेटिव की ओवरलैपिंग नेगेटिव से हो। अगर गलती से कहीं पॉजिटिव की नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव की ओवरलैपिंग नेगेटिव से हो गई किसी दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, तो वहां पे एबीएमओ आ जाएगा। तो वो सब्ट्रैक्शन कर देगा, स्टेबिलिटी नहीं, वो डिस्टर्ब कर देगा फिर से। तो ध्यान देते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला यहाँ से पहले देखो एस के साथ मैंने पीजेड बोला, तो भाई पीजेड कैसे बनता है बना लो पहले। भाई पीजेड कहाँ बनेगा, जेड एक्सिस पे आएगा। अब जेड बना लो यहाँ पे। मैंने बनाया, पहले एस बना लेते हैं, ये एस बन गया, ध्यान दो ये एस बन गया, एस का ये पॉजिटिव सेक्शन। अब पीजेड बनाओ जल्दी से यहाँ पे। तो पीजेड कैसे बनेगा, भाई पीजेड को अगर बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, भाई जेड पे एक्सिस पे आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, आप ध्यान दो। अब इसमें से क्या, अभी पीजेड में अगर आपका ये पॉजिटिव है, भाई पी में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। अरे पूरी बात समझ में आ रही कि नहीं, ये बताओ जरा बच्चों। अब इसको अपन ऐसे भी तो बना सकते थे, बिकॉज ऐसा कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है ना। अब ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो इसकी हम पॉसिबिलिटीज की बात करें। ये जेड एक्सिस था, ये बाई था, मैंने जेड को यू बनाया, पी जेड को। ये आपका यहाँ पे प्लस है, ये आपका माइनस है। तो एक्स को अपन ऐसे बना सकते थे, यहाँ पे ये एस। अरे बात समझ में आ रही है? तो एस का ओवरलैपिंग देखो, आधा तो यहाँ पे हो रहा है पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी ओवरलैपिंग हो रही है।
तो बात तो बिल्कुल सही है, ये जेड एक्सिस के अलोंग जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड के अलोंग ही तो हो रहा है, बिल्कुल सही है, बिकॉज एक्स का कोई तो डायरेक्शन होता नहीं है। तो ये ओवरलैपिंग आपको समझ में आना चाहिए, जिसमें दो ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ओवरलैपिंग है और पॉजिटिव के साथ निगेटिव ओवरलैपिंग है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो बेटा बढ़िया है, ये तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को डिफाइन करेगा। ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को डिफाइन करेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग स्टेबलाइजेशन को डिफाइन करेगा, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। क्या आप पूरी बात समझ रहे हो, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये बात। अच्छा, तो यहाँ तो ओवरलैपिंग परफेक्ट हो रही है सर, ए ऑप्शन इज राइट। अब आते हैं, देखो डी एक्स जेड के साथ पी पाई, इसको बनाते हैं, पी एक्स को ध्यान दो, आपको समझ में आएगा। मैंने सपोज एक्स एक्सिस ही ले लिया, आप एक्स को बना दो इस तरीके से, ये आपका पी एक्स बन गया। ठीक है, इस पी एक्स में मान के चलो यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका नेगेटिव है। अब डी एक्स जेड कैसे बनता है, आप ध्यान दो, डी एक्स जेड के ऊपर अगर बात करें, मैं अलग से बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, तो डी एक्स जेड कुछ ऐसा बनता है, और जहां पे आपका ये सेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। अब इस एक्स जेड को उठाओ, इसके ऊपर लेके आओ, जरा बात समझो ध्यान से। तो मैं बनाता हूँ, आप ध्यान देना। ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग, यहाँ से ओवरलैपिंग, कुछ ये ओवरलैपिंग। तो मतलब आपकी जो पी के सारी ऑर्बिटल ओवरलैप तो कर ही रहे हैं बेटा, लेकिन ये एक्स एक्सिस था, यहाँ पे आपका ये जेड एक्सिस था, तो जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी जेड के अलोंग भी होगी और एक्स के अलोंग भी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि देखो ये जो लोब दिख रहा है, इसके साथ ये एक्स का ये भी लोब मैच कर रहा है, ये नीचे वाला डी का लोब ये इसके साथ भी मैच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरलैपिंग तो हो ही रही ना। आप एक्स के अलोंग बोलो या जेड के अलोंग बोलो, वो बोल रहा है जेड के अलोंग, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो यहाँ भी ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। अब आते हैं इसमें, तो इसमें तो बराबर होगी बेटा, बिल्कुल बहुत तगड़ी और कंस्ट्रक्टिव होगी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, बहुत तगड़ी स्टेबिलिटी आने वाली है, बिकॉज दोनों ऑर्बिटल सेम है, तो उसको छोड़ दो। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनता है, ये तो आपको पता ही है, इस तरीके से बनेगा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक पॉजिटिव, अब इसी के ऊपर एक और बना दो इस तरीके से, तो बहुत तगड़ी ओवरलैपिंग होने वाली है। तो ये तो आपका जबरदस्त है। लास्ट में आओ डी के साथ, तो डी में क्या बोल रहा है, डी बाई जेड। अब डी बाई जेड कैसे बनेगा, ये बाई एक्सिस हो गया, ये जेड हो गया, तो अपन ने ऐसे बना दिया। पहले मैं डी बाई जेड की बात कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। डी बाई जेड को मैं बनाता हूँ, ये बाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, तो कुछ ऐसा बनेगा डी बाई जेड। अब इसमें क्या होगा, उसमें पीजेड बोला है, तो भाई पीजेड कैसा बनेगा, तो पीजेड आपका कुछ इस तरीके से आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, पीजेड अगर इस तरीके से आएगा, तो ये लोब आपका, ये जो लोब्स दिख रहे हैं ना, ये लोब्स, ये जो आपके बाइजेड के जो लोब्स हैं, ये लोब आपके एक्स्ट्रा डेवलप हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा रिलीज कर देंगे। तो मतलब क्या होगा कि इसके साथ ये ना कनेक्ट नहीं होता, ये जो आपको दिख रहा है ना पी जेड की जो बात कर रहे हैं, पी जेड के साथ डी बाई जेड की ओवरलैपिंग बहुत ही लेस एक्सटेंट में होती है, मतलब होती ही नहीं है। और जब वो बोल रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, तो भाई जेड एक्सिस में के अलोंग, तो मुझे बताओ, तो जेड एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी पी जेड में मैक्सिमम होगी, बाई जेड की बात करें तो वहां भी देखने को मिलेगी। तो वो जेड एक्सिस के अलोंग इनकी जो ओवरलैपिंग होगी, वो बोल रहा है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नीडल कॉम्बिनेशन। तो ये जो आपकी ध्यान रखना, ये जो पीजेड वाला कॉम्बिनेशन है आपका डी एक्स डी बाई जेड के साथ, ये ओवरलैपिंग आपका यहाँ पे ये जो लोब्स दिख रहे हैं, ये जो आपके डी के लोब्स हैं और जो पी के लोब्स हैं, वो बराबर ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीजेड जो एक्सिस है उसके अलोंग ना, वो आपके जो पीजेड है, पीजेड की बात कर रहा हूँ, वो तो एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन जो पी बाई जेड है, पी बाई जेड में जो जेड वाला होगा, सॉरी डी बाई जेड में जो जेड वाला होगा, वो आपका प्लेन के बाहर निकल जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ से ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। बाकी ये तीन ऑप्शन हमें परफेक्ट दिख रहे हैं, तो आपका एबीसी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बताओ, ध्यान दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। पी4O10 की बात करी जाए, तो पी4O10 का जब हाइड्रोलिसिस होगा, तो पी4O10 ना पहले आप बना लो, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक फॉस्फोरस आ गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, आपको पहले ना समझ में आना चाहिए। ऑक्सीजन 10 है, तो एक फॉस्फोरस अल्टरनेट, 4 फॉस्फोरस लगा दो आप इस तरीके से, बीच बीच में इनके एक ऑक्सीजन लगा दो आप, बीच बीच में एक ऑक्सीजन लगा दो, पीओपी बॉन्ड जो बनता है वो बना दो। अब ऑक्सीजन की फॉस्फोरस की वैलेंसी 5, तो मतलब डबल बॉन्ड हो यहाँ बना दो, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, देन डबल बॉन्ड यहाँ, बचा बेटा कितना ऑप्शन, 1 2 3 4 5 8 हो गए ना, 8 का मतलब एक बीच में आ जाएगा, तो ये इस तरीके से बनता है पी4O10। आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा बेटा, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल,
तो वाटर मॉलिक्यूल जंप करेगा, पहले कौन बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाले बॉन्ड, या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दे या फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ दे, मतलब ये दोनों बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड को तोड़ेगा सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल। जब ये बॉन्ड को तोड़ रहा होगा तो यहाँ पे पता है कि H इधर जाएगा तो OH इधर जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, तो एक तरफ OH इधर भी OH। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल सीन जो होता है। फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो, बीच के ऑक्सीजन बेटा ब्रेक नहीं होंगे, जो ईथर जैसे है ना वही ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ईथर कम करते हैं ना, ईथर क्लेवेज करते हैं, आपके एसिटिक मीडियम के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वैसे ब्रेक करना है। तो इसमें से एक बॉन्ड को तोड़ दिया, एक OH यहाँ बन गया, एक OH यहाँ बन गया, और बीच में अभी भी एक ऑक्सीजन ऐसा रहा, ये बन गया पहली स्टेप में। समझ में? अब फिर से इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, आप पूरे प्रोसेस फिर से इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो आप कौन से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो अभी ये वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो है ना ये बिल्कुल एकदम स्क्वायर शेप में आ जाएगा। ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो, ये OH बनाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हो देन ये OH बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड हो देन आपका OH, यहाँ से डबल बॉन्ड हो देन आपका OH, ये बनेगा आपका। इसको बोलते हैं टेट्रामर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड टेट्रामर, टेट्रामर फॉर्म। ठीक है, किसकी है बेटा? इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रामर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये सामने दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ऐसे बनता है। पी4 क्लेवेज में बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस। अब फिर से इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो उसका बनता है आपका टीपीए। टीपीए मतलब देखो पहले क्या बनता है, एमपीए बनता है, फिर बनता है टीपीए। टीपीए मतलब टेट्रापोली फॉस्फोरिक एसिड। अब वो कैसे बनता है, इसी को ब्रेक करना है। तो यहाँ से कुछ नहीं, आपके ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये बॉन्ड टूटते हैं ऐसे करके, ये बॉन्ड आपके ब्रेक कर जाएंगे, ये चारों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे तो पूरी चेन ओपन हो जाएगी। तो जो चेन ओपन होगी उसको बोलते हैं टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक एसिड। और कैसे बनेगी वो देख लो, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो, यहाँ से OH, ये OH ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो देन OH ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो देन OH ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो देन यहाँ पे OH देन ये OH, पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन लोग टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक एसिड, TPPA करके इस तरीके से बोलते हैं। फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर से ब्रेकडाउन बीच में हो जाएगा। तो एक इसमें आपको 4 सीक्वेंस दिख रही है ना, तो 4 सीक्वेंस ना 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2 में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और वो कैसे बनता है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो देन आपका यहाँ से OH देन ये OH देन OH, वो भी आपके 2 मोल्स होते हैं ये, ठीक है 2 मोल्स। इसको बोलते हैं अपन लोग पोली नॉट पॉली, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड को हम फिर से बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अब मिलता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और वो होता है फॉस्फोरस। अब इसके 4 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये 2 था ना 4 आ जाएगा, P डबल बॉन्ड हो देन OH देन OH देन आपका OH। यार यही तो होता है ना, अरे बिल्कुल बात समझ में आ रही हो, बताओ बच्चों। तो ये बन गया आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो भाई साहब यहाँ पे ना सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हो? यस, क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैंने सीक्वेंस आपको बोले, आपको दिख रहा है कि भाई टेट्रामेटाफॉस्फोरिक, पॉलीफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपको रास्ते में देखने को मिलते हैं, वही इसने पूछा है। बिल्कुल बात समझ में आई, स्ट्रक्चर भी आपको मैंने समझा दी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में जो दे रखा है वो तो आसान है, आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पे आपका ये तो हो नहीं सकता है, ये भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बिल्कुल नहीं, बेंटेक्ट वगैरह तो हो ही नहीं सकता है, एल्डिहाइड कीटोन को डिटेक्शन के लिए होता है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं, आप लोग पढ़ते हैं इसको कहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स में, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये तो आपका सेल्बरामोन का सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ से बोल रहा है कि भाई H2SO4 है, OH को बाहर निकाल दो, और ये अरेंज माइग्रेटरी नेचर भी बोल रहा है, तो OH बाहर निकालोगे H+ आने का, वाटर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। जरा क्या करो, फिनाइल या एराइल पहले है तो फिनाइल को यहाँ से यहाँ भगा दो, पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा, बस ये उसने बोल रहा है। तो ये आपको यहाँ से S मिल गया। अब बोल रहा है कि T क्या होना चाहिए, अब वो पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, तो उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, आप बताओ मुझे। उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल से बाहर चला गया, आप मेरी बात समझ रहे हो। इस पॉजिटिव को, ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे दिखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, उसको स्टेबल कैसे किया जाए। यस, इसका जो लॉन पेयर्स है ना ऑक्सीजन का, वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, वो डबल बॉन्ड हो जनरेट हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हो मिलेगा।
तो अब पता है कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म, अगर मैं क्लोरोफॉर्म टेस्ट डिफाइन करता हूँ तो पता है आपको कि क्लोरोफॉर्म में क्या होता है भाई, सी डबल बॉन्ड हो, देन यहाँ से आपको CH3 ग्रुप मिल ही रहा है भाई, ये COH वाला ग्रुप तो C डबल बॉन्ड हो में कन्वर्ट, एक CH3 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ये मिथाइल वाला, तो इसलिए यहाँ पे हेलोफॉर्म टेस्ट होगा। तो हेलोफॉर्म टेस्ट में आपको पता है एक हेलोफॉर्म जनरेट होता है, एक उसका सॉल्ट जनरेट होता है, एसिड का सॉल्ट। तो देखो यहाँ पे एसिड तो बन ही रहा है, ये एसिड बन जाएगा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। डायरेक्ट है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ हेलो फॉर्म के बारे में उसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एबव रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन था, तो इसमें बोला गया था वो आपकी डाइजोनियम के बारे में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्टिव कौन होगी। तो देखो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, वो CH3 रिंग को एक्टिवेट करेगा, ये भी रिंग को एक्टिवेट करेगा, और यहाँ से ये CH3 कहाँ पे आपको पैरा पोजीशन पे दिख रहा है, तो डायरेक्ट ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। लेकिन ये कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन तो बच्चों वर्क करेगा ही नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हो, मेटा पोजीशन पे प्लस आई की तरह प्रॉपरली वर्क करेगा ही नहीं, ये अपने जो डोनेशन की जो पावर है, जो इलेक्ट्रॉन जो भाई सामने वाला क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन का, तो ये कह रहा है कि सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा होगा, तो सबसे अधिक रिएक्टिव वो होगा जहां पे, मेरी बात समझ रहे हो, सबसे रिएक्टिव वो होगा जहां पे बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को एक्टिवेट ना करें, क्यों, क्योंकि ऊपर से N2Cl बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, रिएक्शन आपको अगर पता होगी वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे तो पॉजिटिव फिनिश, अगर पॉजिटिव फिनिश हो जाएगा तो रिएक्टिविटी वाटर मॉलिक्यूल से स्लो हो जाएगी, इसलिए उसने बोला है कि सबसे रिएक्टिविटी कहाँ पे होगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, पॉजिटिव को दिखाना है, तभी सामने से वाटर मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका अटैक फास्ट करेगा, ये देखो आपको दे रखा है, क्लियर है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करेगा तो ये आएगा, देन OH फिनोल बन जाएगा, तो भाई पॉजिटिव तो दिखना चाहिए ना, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो पॉजिटिव तो खत्म ही कर देंगे, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल अटैक कैसे करेगा, तो फिनोल ही नहीं बनेगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कितने बच्चों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 24, यस आसान सा क्वेश्चन था, आप ना इसके स्ट्रक्चर को बस ध्यान रखो और कुछ भी नहीं है यार, कैसे बनता है आपको लगेगा जरूर डिफिकल्ट, लेकिन है बहुत आसान सा क्वेश्चन, ध्यान दो। Which of the following complexes zero dipole moment, zero magnetic moment and non-zero crystal field stabilization energy, ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ना आप स्ट्रक्चर बना के देखो, सी ऑप्शन इसका आएगा, कैसे आएगा मैं बताता हूँ। पहले ऑप्शन की बात करो भाई, जीरो डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है जरा बताइए मुझे। जीरो डाइपोल का मूवमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, कैसे बेटा, सिमेट्रिकल हो जाए, तो सिमेट्रिकल वाले केस में डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। भाई ध्यान रखो, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो पहले मॉलिक्यूल को देखो आप जरा, बना के देखो, तो बना के देखेंगे तो तभी पता चलेगा। यहाँ पे आपको दे रखा आयरन, देखो ये तो सिमेट्रिकल मिलेगा नहीं, ठीक है। इसकी बात करें तो ये भी अनसिमेट्रिकल होगा, 4 आपके अमोनिया दे रखे हैं, तो सिमेट्रिकल वाले के ना बना के देखो तभी पता चलेगा। यहाँ से आयरन हो गया, ये आपका साइनाइड हो गया, ये साइनाइड, साइनाइड एंड यहाँ पे साइनाइड, और बाकी आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी आपका वाटर, वो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। इस पे होल चार्ज हो जाएगा आपका -2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो गिवन कंपाउंड है उन कंपाउंड में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जीरो डाइपोल मूवमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपको वो सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल तो आपको बाकी भी केस मिल सकते हैं इससे, बोल रहा है कि जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आना चाहिए, तो भाई जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना पड़ेगा ना सभी का। तो कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एटम का निकालो आप ऑक्सीडेशन नंबर, मैं तो इसी कंपाउंड को पकड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि ऑप्शन सही था। तो इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आयरन यहाँ पे ना +2 की स्टेट में आएगा, भाई CN तो -1 होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होगा, आयरन +2 में आएगा। आयरन +2 का मतलब क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आर्गन आ जाएगा, भाई आयरन का तो 3d6 होता है, ये आपका 3d6 बचेगा, आप मेरी बात समझ रहे हो, ये इसका कंफिग्रेशन आएगा। अब इस कंफिग्रेशन में आप देख ही पा रहे हो कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जरा पेयरिंग स्टार्ट करो, तो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको 3D में ही, 3D की बात करोगे तो 3D में ही मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो भाई 4s ये तो 3D हो गया, इसके बाद जो 4s आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे नहीं, और 4p के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आप मेरी बात समझ रहे हो। अब इसमें सामने क्या, भाई CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इनकी पेयरिंग कराएगा, जब पेयरिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा कुछ नहीं, 1 2 1 2 1 2, ये दोनों खाली, तो डी में दो खाली हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, अगर अनपेयर्ड नहीं है तो n की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है √n (n + 2), तो उसकी वैल्यू आपकी 0,
तो मैक टू मोमेंट तो यही जीरो, आपको ऐसे चेक करना है, मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर उसने बोला है कि आपके जो क्रिस्टल फील्ड, ध्यान दो, वो बोल रहा है कि नॉन जीरो क्रिस्टल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, तो ये निकालते हैं ना, वो फॉर्मूला होता है CFSE का। CFSE यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में 0.4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, है ना। और ये आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेंगे, ये करते हैं ना डी की स्प्लिटिंग करते हैं इस तरीके से, आपको पता है। तो नीचे आपको मिलेगा क्या, T2G, अगर फिलिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 1 2 3 देन 4 5 6, ऊपर वाला जो होगा वो दोनों आपके खाली रहेंगे, ये पूरे खाली होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा T2G6, और इजी हो जाएगा 0, भाई इजी इलेक्ट्रॉन्स गया नहीं, T2G इलेक्ट्रॉन्स आएगा लोअर एनर्जी में, तो बस 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इजी 0, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस में 0.6 इंटू 0, वहां तो इलेक्ट्रॉन्स गए नहीं ना, तो वो 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा कितना आपको, ये मिल जाएगा माइनस में 2.4 डेल ओ ऑक्टाहेड्रल, समझ में आया ना स्प्लिटिंग में। तो यहाँ पे मिल रहा है आपको कितना, नॉन जीरो, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या करना था कि भाई उसमें पूछा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अरे भाई पहला इसके जो 24 क्वेश्चन समझ में आया ना, 24 जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला इस स्टूडेंट्स, उसमें बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। यस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में जो सीक्वेंस दे रखा है, भाई यहाँ पे जो लॉन पेयर्स है नाइट्रोजन की, वो तो कंजुगेशन में है नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी ज्यादा होने वाली है, तो बेसिक स्ट्रेंथ सही है। इसके बेसिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे इथाइल दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे लॉन पेयर्स रहेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगा, इसका भी अधिक है, इसका भी अधिक है, इसमें सही है, सारे ऑप्शन आपको वही दे रखे हैं, ये तो आपके सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो सीधा सीक्वेंस था आपका। ये भी बिल्कुल आसान है, केसीएन के साथ हमने ऐड किया है FeCl3, तो कौन सा आपका आएगा यहाँ पे एनायन, तो वो आपका H2O3 होता है, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, बिल्कुल डायरेक्ट रिएक्शन है ये एनसीईआरटी की, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट रिएक्शन, हम H2O3 को फॉलो करते हैं और यहीं से आपको आंसर मिल जाता है। अरे बात समझ में आ रही है? यस, बस H2O3 को, हाँ H2O3 से आपको आंसर मिलेगा। एनसीईआरटी में इसकी रिएक्शंस भी दे रखी है, डायरेक्ट इसकी रिएक्शन दे रखी है। कुछ पूछना है एक्स्ट्रा यहाँ पे किसी को? नहीं। नेक्स्ट, पीपीटी आपको दे रखा है सामने, वहीं सॉल्व करना था। नेक्स्ट है, देखो ये तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, इस क्वेश्चन में है क्या, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे रखा था। हम डेल्टा जी को फॉलो करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF, वही लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो दे रखा है कि भाई लॉग आपको एक्सपेंडेड 1 बार ATM वगैरह, तो हमारा जनरली क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू हम क्या फॉलो करते हैं, माइनस NF, यहाँ पे आपका क्या होगा, लॉग केसी केपी आता है, बस अब केसी केपी को रिप्लेस कर देंगे हम, केपी इक्वल टू क्या होता है आपका केसी RT NG, बस उसको फॉलो करेंगे, यहाँ से सारी वैल्यूज रखना है, 2 मोल्स दे रखा है, टेम्परेचर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 2 बार प्रेशर भी हमें मिल जाएगा केपी के टर्म में, ठीक है, और बाकी इसको सॉल्व करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपका ये आंसर था, शायद बी ऑप्शन, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा गया, तो देखो इसकी पोजीशन दोनों मिथाइल की 1 2 3 पे है, तो 1 2 3 पे यहाँ भी है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो आपका 1 2 3 यहाँ भी है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 2 पे दे रखा है, यही होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 पे है, तो ये भी नहीं होगा, सीधा था सी ऑप्शन इज करेक्ट, बस पहचाना था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यस, देखो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट वाले कंपाउंड में आपका जो ट्रांस होगा ना, ट्रांस आपका मेजर होता है, ये सिस मेजर नहीं होता है। आप जब रिएक्शन परफॉर्म करोगे वहां पे एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन में ध्यान रखना, यहाँ पे SN2 फॉलो, फर्स्ट में क्या फॉलो होगा, हम बाद में SN2 को फॉलो कराते हैं, आप ध्यान देना। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उसको बाद में, लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझो कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये सिस वाला मेजर नहीं होगा, जो ट्रांस बनेगा ना कुछ इस तरीके से, दिस वन इज मेजर फर्स्ट वाले केस में, तो फर्स्ट इनकरेक्ट। सेकेंड वाले केस की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, तो मेजर प्रोडक्ट की बात करी जाए, तो यहाँ से अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेगा, ब्रोमीन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, HBr को बाहर निकाल देगा। अरे बात समझ में आ रही है? एल्कोहलिक KOH है ना, तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा ये सीधा, और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा,
मेजर में होगा कि फिनाइल ऊपर है, ये फिनाइल इधर है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये मेजर डिफाइन करेगा। ठीक है, बट इस केस में वो बोल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट गिवन इज करेक्ट है। ठीक है, तो फिनाइल तो दोनों ऊपर एक साइड आ गए ना, तो यहाँ पे रिपल्शन फील करेगा, तो उस केस में आपका मेजर ये नहीं होगा, मेजर आपका इसके जस्ट अपोजिट होगा, फिनाइल को नीचे लाना पड़ेगा अपोजिट साइड में। सी ऑप्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, सी ऑप्शन में आपको जो दे रखा है क्लोरीन यहाँ पे दे रखा है, नीचे आपको ये ग्रुप लगा के दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये माइनर दे रखा है और ये आपको यहाँ पे मेजर दे रखा है। ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये मेजर मेजर प्रोडक्ट ही होगा, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, बिकॉज सीएल कहाँ पे है, डैश पे है। जब डैश पे है तो बेस से निकालेगा हाइड्रोजन, तो बेस पे तो आपको यही मिलेगा, आप मेरी बात समझ रहे हो, तो बेस यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोजन, बस भाई बेस तो यही मिलेगा ना डार्क, यहाँ पे डैश पे ऑलरेडी आपका ये ग्रुप प्रेजेंट है प्रोफाइल वाला, तो बेस पे यहाँ पे एससीएल पे यहाँ पे अपोजिट साइड से निकाल देगा, एंटी एलिमिनेशन करके वो स्टेबिलिटी दे देगा, तो ये बनेगा मेजर, यही बन रहा है डबल बॉन्ड, ये आपका माइनर, तो ये स्टेटमेंट सही है। डी में क्या है, कॉन्सेंट्रेट रेशियो से 4 है, भाई बनाएगा लेकिन ये मेजर नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका जो बनेगा प्रोडक्ट उसमें नीचे की तरफ आपका यहाँ पे आपका मिथाइल शिफ्ट होगा, ये बनेगा यहाँ पे मेजर। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, आप यहाँ पे जो इलिमिनेशन और जो एडिशन रिएक्शंस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म वहां पे जब आता है स्टीरियो केमिस्ट्री में, तो कौन सा एंटी एलिमिनेशन होता है, कौन सा सीन एलिमिनेशन करता है, वो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपने सभी ने समझा होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।